हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है 24 नवंबर को, उसके सॉल्यूशन के बारे में। सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो आगे होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। इसमें अपने जो एसएसटी का पेपर है इसमें मैप कैसे बनना वो भी देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले जो हमसे एमसीक्यूज पूछे जाने वाले उनके बारे में। सेक्शन ए में हमसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि जूसेपे मैत्ज़नी था, कौन था? जूसेपे मैत्ज़नी वॉज, ये कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने, एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी था, बट था कहाँ का? इटली का। कहाँ का? इटली। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन विच टू लीडर्स, कौन से दो लीडर्स थे? तो ये दो लीडर्स थे अपने महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा है कि अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट रेनन के बारे में पूछा। हु वॉज अर्नेस्ट रेनन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने ऑप्शन पहला देखिए, चित्रकार था, दार्शनिक था, राजनेता था, या पॉलिटिशियन या इतिहासकार। कौन था? फिलोसोफर। क्या कर देंगे अपने? फिलोसोफर करेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। दार्शनिक बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है कि भारत में साइमन कमीशन कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया? ठीक है, तो 1928 में ये पहुंचा था, 1928 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री वर कॉल्ड, उनको क्या कहते थे? तो उनको कहते थे गिरमिटिया श्रमिक। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए गिरमिटिया या इंडेंटर्ड लेबर, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला प्रश्न है छठा, जिसमें पूछा है बाघ सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ये कौन से राज्य में है? तो ये राज्य में अपने राजस्थान के अंदर। कहाँ है? राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एग्रीकल्चरल सिस्टम इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया? तो ये कौन सी होती हैं? रोपण कृषि कहते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल्स? मेटालिक मिनरल्स किसका है? तो ऑप्शन ए अपने लोह अयस्क या आयरन ओर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज? कौन सा है जिससे दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय? कौन सा? अपने ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंटरनेशनल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था करने की बात की थी और उसके लिए कार्य किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ सोशल सिस्टम फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्क ऑन इट? तो ये किसने किया था? तो ये सभी ने किया था, उपरोक्त सभी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, ठीक है ना। सबने ये काम किया था। फिर देखते हैं, बेल्जियम निम्न में से किस उप महाद्वीप में है? महाद्वीप का देश है बेल्जियम। इज अ कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये अपने कौन से में आता है? यूरोप में। ऑप्शन करेक्ट होगा अपना ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है? इन विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द गवर्नमेंट हैज़ टू और मोर लेवल? तो किस में होता है ऐसा? तो ये होता है अपने ऑप्शन देखिए कि एकात्म यूनिटी, संघीय व्यवस्था, सामुदायिक। तो ऑप्शन अपना बी करेक्ट होगा। फेडरल सिस्टम में ऐसा होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है, ठीक है ना। तो संघीय व्यवस्था, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? कौन सा काम है जो सरकार का है? पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव लड़ना, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है।
दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों के मतदाताओं के सामने रखते हैं, बिल्कुल अपने वोटर्स के सामने अपने पूरी पॉलिसीज रखते हैं। ठीक है, अगला पूछा है कि एक ही दल सरकार बनाते हैं और चलाते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? उपरोक्त सभी। एक ही दल सरकार बनाते हैं और चलाते हैं और दो मिल के भी चला सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अगला है अपना, किस क्षेत्र की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित है? द एक्टिविटीज ऑफ विच सेक्टर आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल तो वो होता है अपने प्राथमिक, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक में सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, सर्विस क्या, विनिर्माण कार्य आते हैं। विनिर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन काम जो होते हैं ना, वो सारे इसमें आते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह। ठीक है, और तृतीयक में आते हैं अपने सर्विस सेक्टर आते हैं, जिसमें नौकरी पेशा लोग आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो मैप है, कौन सी लोकेशन आपको भरनी है, वो भी हम देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, फिर बोला है ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूड इन फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर शामिल नहीं है। बाकी सहकारी समिति और बैंक इसमें आते हैं, औपचारिक ऋण के अंदर ये आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान वाला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को डैश निवेश कहते हैं। ये किस प्रकार का निवेश होता है, क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहते हैं विदेशी निवेश। क्या कहते हैं? विदेशी। यहाँ पे लिख देना आपको विदेशी, और इंग्लिश में बोलेंगे फॉरेन। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक और सरकारी समितियों से लिया गया ऋण कहलाता है, क्या कहलाता है? उस ऋण को हम क्या कहते हैं जो लिया गया है? फॉर्मल लोन। फॉर्मल लोन। और हम बोलेंगे अपने हिंदी में बोलेंगे औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण। ठीक है, उस ऋण को क्या कहते हैं? औपचारिक ऋण कहते हैं, जो कि बैंक और सहकारी समिति से लिया गया है। ठीक है, एग मार्क डैश वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। एग मार्क इज ए सर्टिफिकेट मार्क्स फॉर डैश गुड्स। किस प्रकार की चीज़ों पे होता है एग मार्क पूछा है? तो ये होता है अपने कृषि वाली चीज़ों पे। कौन सी? कृषि, खेती वाले, एग्रीकल्चर कल्चरल जो चीज़ें होती है ना, उनके ऊपर एग मार्क होता है। ठीक है ना, हॉल मार्क सोने पे होता है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्रीकल्चरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, भारत में प्रति वर्ष डैश को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम करते हैं 24 दिसंबर। ठीक है ना, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। नेम द फ्रेंडली नेशंस। तो इनकी एक शानदार ट्रिक है। ठीक है, आपने 9th में पढ़ रखी होगी, नहीं तो अभी देख लीजिए ताकि आप भूलोगे नहीं कि मित्र राष्ट्र कौन से हैं और अलाई कंट्रीज कौन सी है, और जो दूसरी होती है अपने धुरी राष्ट्र वो कौन से होते हैं। तो देखिए, याद रखना कि फरेबी मित्र से जायज दूरी, जाया, यहाँ य की जगह जा, य जा ई कर दीजिए। ठीक है ना, जायद, जायज, जायज दूरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दूरी। बस अब दूरी से बन जाएगा अपने धुरी। ठीक है, और मित्र से मित्र याद रखना। फरेबी से होगा अपने फ्रांस, रे से अपने रूस रसिया, और बी से ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन। हमको मित्र पूछा था। ठीक है ना, मित्र राष्ट्रों के नाम तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन हो जाएगा। और अगर हमसे ये पूछा होता कि नाम बताइए अपने किसके धुरी राष्ट्र के, तो जा से जापान, फिर हो जाएगा ई से इटली, और य से जा, य, ज। तो यह से हो जाता अपना जा, य, ज लिखना याद है ना, यहाँ ज करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, जा, य, ज लिखना है, य नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? जा, य, जाई, ज। ठीक है, तो जापान, इटली और जर्मनी। ठीक है, ये राष्ट्रों के नाम आपको याद रखने, इस ट्रिक से आपको याद रख लेने। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें लिख देंगे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ठीक है ना, और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, फिर है अपने, भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? एट विच प्लेस इन इंडिया डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इन पोज सत्याग्रह। कहाँ से शुरू किया था? तो सबसे पहले इन्होंने चंपारण, बिहार से किया था।
चंपारण बिहार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, चंपारण बिहार, ठीक है। और कब किया था तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, 1917 में किया था। 1917 में बिहार चंपारण से शुरुआत करी थी, ठीक है। फिर अपना कि कौन सी बीमारी अमेरिका के स्पेनिश सैनिकों द्वारा फैली गई है, तो ये आप लिख दोगे चेचक। कौन सी? चेचक, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स, क्या है? स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि भारत के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा। कितने? 3। नाम क्या है? आरक्षित, और एक होता है अपने रक्षित, और अगला है अवर्गीकृत, ठीक है ना। ये आपको नाम याद रखने हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में रिजर्व्ड, ठीक है, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड, ठीक है ना, अनक्लास्ड, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। फिर है बेलाडीला लोह एस्की की खान किस राज्य में है? इन विच स्टेट बेलाडीला आयरन ओर माइन लोकेटेड? कौन से स्थान पे है ये? तो ये बोलोगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लिख देना आपको, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। छत्तीस और गढ़। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने क्वेश्चन, जिसमें पूछा हमसे परिवहन किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? परिवहन किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो वस्तुओं या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को परिवहन कहते हैं। द सिस्टम ऑफ कैरिंग पीपल, गुड्स एंड मटीरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका की राजधानी का नाम, ये क्योंकि फैक्ट है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो श्रीलंका की राजधानी का नाम अपने यहाँ लिख देंगे। उनकी भाषा सिंहली, राजधानी जयवर्धनेपुरे भी है, और कोलंबो, ठीक है ना, कोलंबो, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत नोन एज? तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उसे प्रधान बोलते हैं या बोलते हैं सरपंच, सरपंच, हिंदी इंग्लिश दोनों में सरपंच ही बोलेंगे, ठीक है, और या प्रधान ही बोलेंगे, ठीक है। कौन सी संस्था है जो कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है? तो कौन सी है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, और इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड करेंसी? करेंसी क्या होती है? तो मुद्रा क्या होता है? वस्तुओं के और सेवाओं के लेन देन के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। क्या? वस्तु या सेवा के लेन देन के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इस प्रकार से आप लिख दोगे। मान लीजिए माता पिता जो आपके हैं, आपके साथ सोने के आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए आभूषण पे कौन से शब्द या लोगो को आप देखना चाहोगे? उसके ऊपर कौन से ज्वेलरी के ऊपर लोगो होना चाहिए? तो आप जानते हैं कि सोने चांदी के जो होते हैं आभूषण, उनमें हॉल मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हॉल मार्क, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्या होना चाहिए? हॉल मार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा है पिकेटिंग क्या है? व्हाट इज पिकेटिंग? पिकेटिंग क्या है? तो ये एक विरोध का स्वरूप है। मतलब क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वेयर पीपल स्टैंड एट द एंट्रेंस टू द शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस टू स्टॉप देयर वर्क, ठीक है, अपना काम रोक देते हैं, रास्ता रोक देते हैं, ऑफिस के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं और अंदर जाने नहीं देते हैं। इसको पिकेटिंग बोलते हैं। विरोध का एक रूप है जहाँ लोग दुकान, फैक्ट्री, कार्यालय के बाहर खड़े होकर काम काज को रोकने के लिए प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अगला हमसे पूछा है कि नवीकरणीय अनवीकरणीय यानी रिन्यूएबल अन रिन्यूएबल इन रिसोर्स के में अंतर आपको करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हमसे। नवीकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेनिश कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेनिश देम बाय नेचुरल मेथड, ठीक है, बाय नेचुरल प्रोसेस। पर अनवीकरणीय अनरिन्यूएबल जो होते हैं, इसे हम समाप्त होने के बाद वापस प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं कि इनको वी कैन एग्जॉस्टेड,
वी कैन नॉट गेट बैक आफ्टर एग्जॉस्टेड, खत्म होने के बाद इनको हम वापस नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, इनका एग्जाम लिख दीजिए क्योंकि 2 नंबर का 2 बताने पड़ेंगे आपको। तो इनका सौर ऊर्जा हो सकता है, ये सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। और अनवीकरण में कोयला, कोयला खत्म हो गया तो लाखों साल लगते हैं बनने में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय मेजोरिटेरिज्म। तो ये क्या होता है बहुसंख्यकवाद, यह मान्यता कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा के अनुसार शासन चलता है उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जहाँ जिस जाति या धर्म की संख्या ज़्यादा है उनके अनुसार ही वहाँ का शासन चलेगा, इसको बोलते हैं। द बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन एनी वे इट वांट्स। ठीक है ना, जैसा वो चाहती है मेजोरिटी वो कर सकती है। संघ सूची राज्य सूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल है, संघ सूची ये जो होते हैं इस पे केवल कानून सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कौन बनाती है, केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची में। और राज्य सूची के अंदर केवल राज्य कानून बनाता है। ठीक है ना। संघ सूची में विषय कौन आते हैं, जैसे रक्षा है और बैंकिंग है। ठीक है ना, बैंकिंग हो गया, रक्षा हो गया, यानी अपने जो डिफेंस है वो और बैंकिंग। और अपने राज्य सूची होती है जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है जिसमें राज्य कानून बनाता है। ठीक है ना। तो राज्य कौन कौन से बनाते हैं, राज्य बना सकता है पुलिस, राज्य के अपने अलग होते हैं पुलिस। ठीक है, व्यापार के अपने नियम अलग होते हैं उसके। ठीक है ना, इस प्रकार से वो बना सकता है। और तीसरी एक ध्यान रखना जिसे कहते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो ये समवर्ती सूची जो होते हैं इस पे कौन, ये दोनों मतलब केंद्र और राज्य दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन शिक्षा हो गया, इसके अंदर कौन सा आएगा, अपना एजुकेशन शिक्षा इसमें आता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, सत्ता के विकेंद्रीकरण के कोई 2 लाभ बताइए। मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या गजब का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो पहला, स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी। अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो स्थानीय जो लोग होंगे उनको क्या सीधी भागीदारी मिलेगी, स्थानीय लोगों को सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और कुशलतापूर्वक स्थानीय समस्याओं का समाधान होगा। ये 2 आपको लिख देने हैं। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एंश्योर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट द लोकल लेवल एंड अलाउ फॉर efficient resolution फॉर लोकल प्रॉब्लम्स। या ऐसे बोल सकते हैं लोकल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय अपने जो भी स्थानीय लोगों ने, बाय लोकल लीडर्स। ठीक है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका, गहन कृषि क्या, गहन श्रम या खेती बोलो, जहाँ किसान छोटे छोटे भूखंडों पे अधिक उत्पादन के लिए अधिक श्रम और जैविक निवेश करता है। क्या, जहाँ पे कम जमीन के अंदर, छोटी सी जमीन के अंदर अधिक उत्पादन पैदा किया जाता है, उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। ठीक है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर फार्मर्स यूज हाई लेबर एंड बायोकेमिकल्स इनपुट टू गेट हायर प्रोडक्शन फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है, लोकतंत्र के लिए क्यों खतरा मानते हैं। मतलब सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि एक धर्म की मांग दूसरे धर्म के द्वारा विरोध किया जाना या अपने धर्म को बड़ा चढ़ाकर बताना सांप्रदायिकता कहलाता है। और इसके खतरे क्या है कि इससे खतरा, पहला हिंसा को जन्म देता है ये। ठीक है, सामाजिक भेदभाव और विभाजन पैदा होता है इससे। ठीक है, अगला है, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतिम वस्तु क्या होती है, अंतिम वस्तुएं उपभोग के लिए तैयार रहती है, मतलब जिसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं, वो रेडी है टू यूज़, रेडी टू यूज़ फॉर कंजम्पशन। ठीक है, बट मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं वो क्या रहती हैं कि पुनर्क्रिया या कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती है। अभी ये अपने क्या है, जो जिनको हम बोलते हैं अपने इंटरमीडिएट गुड्स, ये अभी रेडी नहीं है। ठीक है ना, इनको रेडी टू यूज़ और रीसेल और रॉ मटेरियल होता है। और ये अपने नेशनल राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, नेशनल इनकम में ये नहीं आता है, अंतिम वस्तु ये आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है और भारत में इसके 2 प्रभाव लिखिए। तो वैश्वीकरण क्या होता है, विश्व के सभी देशों के साथ एकीकरण की प्रक्रिया, सभी देश जो है एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके, इस प्रकार का एक तरीका। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, और इसके क्या क्या प्रभाव है, तो
अधिक विकल्प मिलते हैं उपभोक्ता को, कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, विदेशी निवेश से रोजगार सृजन होता है, विदेशी कंपनियां यहाँ आती और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को प्राप्त किन्हीं 3 अधिकारों को आपको बताना है। कंज्यूमर को जो 3 मिले अधिकार उनके बारे में बताना है। तो पहला क्या, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ठीक है ना, और शिकायत सुनने का अधिकार या शिकायत करने का अधिकार बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अपने वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या, आरक्षित वन घोषित करके कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व्ड, क्रिएट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट कर सकते हैं, प्रमोट पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अफॉरेस्टेशन वन लगा कर सकते हैं, ठीक है ना, वन्य जीवों को सुरक्षित करके भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके आप लिख सकते हो। सत्ता की साझेदारी या भागीदारी को संक्षेप में बताइए। तो राजनीतिक शक्ति देश की जो समूह होते हैं उनके बीच में एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे सभी लोग मिल के सत्ताधारी मतलब सत्ताधारी जो पार्टी होती है वो क्या है, लोगों के सहयोग से या कह सकते हैं समूह या समुदाय से आपस में बातचीत करके अगर कहीं सत्ता की जा रही है या कानून चलाया जा रहा है उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। अगला अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट। चेक क्या है, हम चेक क्यों और कैसे जारी करते हैं। तो चेक किसी व्यक्ति के नामित से किसी व्यक्ति के खाते से नामित व्यक्ति के लिए राशि भुगतान करने का एक निर्देश होता है, ठीक है ना। चेक क्या होता है, राशि जारी करने का एक निर्देश होता है। बैंक बड़ी राशि सुरक्षित भुगतान करने के लिए हमेशा चेक जारी करता है, ठीक है, जिसमें अपने हस्ताक्षर, तिथि, राशि सारा भरना आवश्यक होता है। अगला अपना देखते हैं कि सत्याग्रह के बारे में हमसे पूछा है। सत्याग्रह का विचार का अर्थ क्या है, व्हाट डज द सेंस ऑफ सत्याग्रह। तो आप जानते हैं सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, सत्य पर बल देना। गांधी जी जो थे इंस्टिटेंस ऑन ट्रुथ, ये गांधी जी मानते थे, सत्य को हमेशा वो आगे रखते थे। फिर संगठित असंगठित क्षेत्र में रोजगार परिस्थितियों में क्या अंतर है, ये आपको करना है। तो संगठित क्षेत्र में देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो अपने ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र, फील्ड जो है, सेक्टर जो है, इसमें ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। संगठित क्या होते हैं, सरकार से पंजीकृत होते हैं, ठीक है। और ये सरकार के जो असंगठित होते हैं सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड, इन संगठित के अंदर सरकारी सारे नियम को पालना होती है, जबकि असंगठित इन्हें अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होती है, ठीक है। और संगठित के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको सवेतनिक यानी छुट्टियां भी मिलती है, अवकाश का पैसा नहीं काटा जाता, ग्रेटिट्यूड भी मिलती है, हर चीज़ मिलता है, लेकिन ऐसा असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में ब्रिटेन वुड्स संस्था की भूमिका को विस्तार से बताइए। तो ये आपको लिखना, ब्रिटेन वुड्स क्या था, 1944 के अंदर जो अर्थव्यवस्था हुई, वर्ल्ड बैंक और आप जानते हो क्या, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IBRD विश्व बैंक, इन दोनों ये संस्थाएं थी और इन दोनों के पुनर्निर्माण के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किया गया या ये बनाया गया, ठीक है ना, पुनर्निर्माण के लिए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक स्थिरता को लाना, रोजगार को बनाए रखना, ठीक है ना, इसके कारण इसकी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को आपको लिखना है। क्या क्या सकारात्मक, तो आप जानते हो कि अगर भारत में वैश्वीकरण आया तो रोजगार बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। IT और जो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई और लोगों के जॉब क्रिएशन हुए, सब कुछ ऐसा मतलब आप लिख सकते हैं। अब देखिए अपने को ये जगह दे रखे हैं, इनको मैप में फिल करना है। देखिए कौन कौन सी है, कि नरेरा कहाँ है, नरोरा है उत्तर प्रदेश में। रावतबाटा राजस्थान के अंदर। तारापुर कहाँ है, तारापुर है महाराष्ट्र में। केगा कहाँ है, कर्नाटक में। कड़कम कहाँ है, ये है अपने तमिलनाडु में। काकरापार ये कहाँ है, ये गुजरात में है। और इसके अथवा में रत्नागिरी दे रखा है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और गोवा है, ये हम जानते हैं, गोवा कहाँ है अपने, गोवा में या अपने खुद एक अलग टेरिटरी है, ठीक है ना। और मंगलोर कर्नाटक में है। चिकमंगलूर ये कर्नाटक में है, ठीक है। ये सारे क्या है, लो अयस्क है, आयरन ओर की मिल है, ठीक है। फिर है बेलाडीला है, हमने बात की थी, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना।
बेलाडीला के बाद भंडारा है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इनकी लोकेशन मतलब ये कहाँ पर है, अपने को इनका ध्यान रखना है कि ये मैप में कहाँ पे हम लोकेट करेंगे। तो देखिए मैप में देखते हैं अपने, या तो ऐसा करते हैं मैप के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो देते हैं जिसमें मैप में सारी लोकेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैप की सारी लोकेशंस आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।